हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाईफाई गुरुजी। और आज फिर वही आपका टॉपिक है, वही चैप्टर है प्रोटीन। लेकिन इसके क्वेश्चंस और किस तरीके से आते हैं वही क्वेश्चंस आज आपके लिए लेकर आए हैं कि प्रोटीन के जो चैप्टर है उसके अंतर्गत आपके किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज जो ये टॉपिक है आपका प्रोटीन, इसके जो क्वेश्चंस हैं ये देखिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन आपका ये आता है कि एमिनो अम्लों की उभयधर्मी प्रकृति की व्याख्या कीजिए। उभयधर्मी प्रकृति की व्याख्या कीजिए, इस प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है। या फिर उदाहरण देते हुए ज्यूपिटर आयन को समझाइए, या ज्यूपिटर आयन और समविभव बिंदु क्या हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो ये तीन क्वेश्चंस है आपके सामने, और ये तीन क्वेश्चंस आपके इस तरीके से आते हैं। इनके आपको आंसर किस तरीके से देने हैं वो आपको हम समझाएंगे। तो इसमें जो है आपका सबसे पहले आपसे पूछा गया है उभयधर्मी प्रकृति क्या है। एमिनो अम्लों की उभयधर्मी प्रकृति मतलब कि उभयधर्मी कहा जाता है जो कि अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के गुणों को व्यक्त करते हैं, ये दिखाते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं, वह उभयधर्मी कहलाते हैं। तो इसी नाम से ही आप इसको लिख देंगे। जो ये नाम है ये अपने आप में ही इंडिकेट कर रहा है कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो क्वेश्चन क्या पूछा, उभयधर्मी मतलब कि वह एमिनो अम्ल जिसमें क्षारीय और अम्लीय, या हम कहेंगे एसिडिक या बेसिक, दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, वह उभयधर्मी कहलाते हैं। अब जैसे कि आप देखिएगा इसमें यह है कि एमिनो अम्लों में बेसिक मतलब कि क्षारीय एमिनो समूह कौन सा होता है, NH2। NH2 क्या है, इसका क्षारीय समूह है। और अम्लीय कार्बोक्सिलिक समूह क्या कहलाता है, COOH। दोनों उपस्थित हैं, तो दोनों ही प्रेजेंट होते हैं एमिनो अम्लों में। अतः उनमें क्षारीय और अम्ल दोनों के गुण होते हैं। इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, बेस और एसिड दोनों के ही गुण इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए एमिनो अम्ल को हम एम्फोटेरिक या फिर उभयधर्मी कहते हैं। तो ये इसका आंसर आप लिख देंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा उभयधर्मी का मतलब है कि वह एमिनो अम्ल या उभयधर्मी वह कंपाउंड जिसमें कि एसिडिक या बेसिक दोनों ही प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती हैं, वे आपके उभयधर्मी प्रकृति को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आगे इसमें पूछा था कि ज्यूपिटर आयन क्या है। तो ज्यूपिटर आयन क्या है कि एमिनो अम्ल और कार्बोक्सिलिक, जिसमें कि एसिडिक और बेसिक, एसिडिक में क्या हो गया, एमिनो हो गया, और कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक क्या हो गया, अम्ल हो गया। दोनों समूह की उपस्थिति के कारण एमिनो अम्ल ठोस अवस्था में द्विआवेशित आयन के रूप में उपस्थित होते हैं। मतलब क्या है, जिसमें कि एमिनो भी है, कार्बोक्सिलिक है, दोनों समूह प्रेजेंट हैं, और इसके कारण ये क्या है कि ठोस अवस्था में आपका हो जाता है, या ठोस अवस्था में द्विआवेशित आयन के रूप में होते हैं। तो इसीलिए इसे हम ज्यूपिटर आयन या डाइपोलर आयन भी कहते हैं। डाई मतलब दो, पोलर आयन दो आवेशित आयन कहा जाता है। तो इस नाम से आप इसे ध्यान रखेंगे, ज्यूपिटर आयन, जो कि आपकी द्विआवेशित आयन को रिप्रेजेंट करते हैं ठोस अवस्था में, वे आपके ज्यूपिटर आयन कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण को अब आप समझिएगा कि किस तरीके से है। जैसे कि ठोस अवस्था में ग्लाइसिन, ये आपका आ गया ग्लाइसिन, ज्यूपिटर आयन के रूप में रहता है। जैसे कि जलीय विलयन में अगर हम इसका विलयन जलीय या वाटर में डिजोल्व करें इसे, तब क्या हो जाता है, जलीय विलयन बनता है। या लिक्विड फॉर्म में इसको लेकर जाएं तो वह उसका जलीय विलयन कहलाता है। तो जलीय विलयन में एमिनो अम्ल के डाइपोलर आयन और ऋण आवेशित आयन मतलब कि एनायन और कैटायन के रूप में साम्य रहता है। डाइपोलर आयन मतलब क्या हो गया, इसमें ऋण आयन और कैटायन, इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम आ जाता है, एक साम्य की अवस्था आ जाती है, ये कहलाता है आपका ज्यूपिटर आयन। अब रिएक्शन के फॉर्म में आप देखिएगा किस तरीके से आता है कि इसमें आपका आएगा, जैसे कि ये हमने लिया ग्लाइसिन, इसका फॉर्मूला होता है NH3CH, एल्काइन इस पे जुड़ जाता है,
COOH। ये COOH है, मतलब कि एसिडिक ग्रुप है, हमने इसको शॉर्ट में करके लिख दिया CO2H। ठीक, अब ये डाइपोलर आयन कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका अगर हाइड्रोजन, जलीय विलयन में हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा तब क्या होगा, इस पे O पर आपका निगेटिव आवेश ये आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, अगर इसमें हम देखें और यहाँ से अगर ये पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा तब आपका इस तरीके से ये NH2CHCO ये आ जाएगा, मतलब कि ऋण आयनिक रूप में आ जाएगा, जो कि प्रबल क्षारीय होगा और इसकी जो pH होगी वो 14 के लगभग होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, धनायनिक रूप में है और ये क्या है, प्रबल अम्लीय है, क्योंकि धनायन आ गया तो एसिडिक फॉर्म में चला जाएगा, तो ये क्या है, अम्लीय है, जिसकी प्रधानता क्या होती है, अम्लीय फॉर्म में होगी और जिसकी pH वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो इस तरीके से आप इसका ये एग्जाम्पल दे देंगे। अब इसमें आगे देख, सम बिंदु क्या है, क्वेश्चन में क्या था कि सम बिंदु क्या है, तो सम बिंदु मतलब कि जिसमें आपका क्या आता है, ये समान आता है, सम में समान, बिंदु मतलब पॉइंट, विभव मतलब सम विभव बिंदु, इलेक्ट्रिक, तो इसका आंसर क्या होगा कि सम विभव बिंदु क्या है, इसे समझाइए। तो इसको हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो समान, इलेक्ट्रिक मतलब कि क्या है, चार्जेस से रिलेटेड है, यहाँ पर आवेश से संबंध है इसका। केमिस्ट्री में क्या है, इलेक्ट्रिक का संबंध आवेश से है, पॉइंट विभव मतलब पॉइंट बिंदु को कहा गया। तो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी कि वह pH जिस पर किसी एमिनो अम्ल, मतलब कि किसी एमिनो अम्ल जिसे हम कहते हैं प्रोटीन भी कहते हैं, या प्रोटीन पर धन और ऋण आवेशों की संख्या क्या हो जाए, समान हो जाए। सम में समान, जिस पर कि विभव मतलब कि इलेक्ट्रिक आवेश, चाहे वो प्लस का है माइनस का है, जब प्लस और माइनस के आवेश की संख्या क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, समान हो जाती है, तब उस पॉइंट को हम सम विभव बिंदु कहते हैं। तो इसी के आधार पर आप इसकी पूरी डेफिनेशन लिख देंगे कि वह pH जिस पर किसी एमिनो अम्ल या प्रोटीन पर धन और ऋण आवेशों की संख्या बराबर होती है, उसका सम विभव पॉइंट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहलाता है। प्रत्येक एमिनो अम्ल का क्या है, एक निश्चित और स्थिर सम विभव बिंदु होता है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपको बताया जाए तो यह है ग्लाइसिन का सम विभव बिंदु, मतलब क्या है, PI क्या होगा, इसका 6.0 है। तो इस तरीके से आप इसको बता देंगे और ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से आप इसे कंप्लीट कर देंगे। तो दोस्तों अब आगे अगला क्वेश्चन आपका आता है कि प्रोटीन क्या है, इसको कैसे क्लासिफाइड किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपका काफी पूछा जाता है कि प्रोटीन क्या है, इसको कैसे क्लासिफाइड किया गया है। तो अभी इससे पहले आपको बताया था कि एमिनो अम्लों के बहुलकीकरण से आपका प्रोटीन बनता है। तो इसी तरीके से आप इसका आंसर कैसे देंगे, किस तरीके से लिखेंगे, ये पूरा आपको बताएंगे। इसी तरीके से वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, साथ के साथ लाइक करिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और साथ के साथ इसे शेयर भी करते रहिएगा। अब क्वेश्चन आपके सामने है, प्रोटीन क्या है, इनको कैसे वर्गीकृत किया गया है, आंसर कैसे देना है वह तरीका आपको बता रहे हैं कि प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त संकीर्ण कार्बनिक यौगिक है। नाइट्रोजन युक्त क्योंकि इसमें एमिनो समूह होता है, एमिनो समूह में नाइट्रोजन है, तो इसलिए इसमें शब्द आ गया आपका नाइट्रोजन युक्त। संकीर्ण क्योंकि इसमें ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, और ऑर्गेनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक यौगिक क्योंकि इसमें ये कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोजन से बना है, तो इसलिए कार्बनिक यौगिक है। तो सीधी डेफिनेशन क्या आ गई इसकी, प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त संकीर्ण कार्बनिक यौगिक होते हैं। प्रोटीन अल्फा एमिनो अम्लों के बहुलकीकरण होते हैं। बात वही आ गई आपकी, जैसे पहले बताया था आपका कि एमिनो अम्लों का जब हम पॉलीमेराइजेशन या बहुलकीकरण करते हैं तब उससे प्रोटीन बनती है। प्रोटीन में अल्फा एमिनो अम्लों के परस्पर पेप्टाइड बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। अब पेप्टाइड बंध क्या होते हैं ये आपको इससे पहले वीडियो में बता चुके हैं। आप पूरा इसका क्लासिफिकेशन भी बताया गया है, पेप्टाइड बंध कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, तो ये आइकन बटन में आपको मिल जाएगी जिसमें कि आपका पूरा कंप्लीटली वीडियो है। क्लासिफिकेशन कि प्रोटीन का वर्गीकरण कैसे किया गया, तो प्रोटीन रासायनिक संगठन के आधार पर, पहले तो इसका रासायनिक संगठन के आधार पर इसको क्लासिफाइड किया गया कि जल
अपघटन द्वारा प्रोटीन 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। साधारण प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और आपका व्युत्पन्न प्रोटीन। अब साधारण प्रोटीन क्या होती है ये आपको बता देते हैं कि साधारण प्रोटीन ये प्रोटीन जो कि जल अपघटन पर केवल अल्फा एमिनो अम्ल देती हैं वे आपकी साधारण प्रोटीन कहलाती हैं, जैसे एल्बुमिना, ग्लोबुलिन या ग्लूटेलिन आदि, ये आपकी होती हैं साधारण प्रोटीन। अब बात करते हैं संयुक्त। संयुक्त जो कि मिली हुई है, ठीक है, तो वे कहलाती है आपकी संयुक्त, जुड़ी हुई। ठीक, तो पहली तो सिंपल हो गई, दूसरी होगी आपकी संयुक्त प्रोटीन। अब ये प्रोटीन कैसी है कि ये प्रोटीन जल अपघटन पर एमिनो अम्लों के अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल या फॉस्फोरिक अम्ल आदि में से कोई एक पदार्थ भी देती है। मतलब क्या है कि जब इसका जल अपघटन कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तब एमिनो अम्ल तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन इसके साथ साथ ये कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल या फॉस्फोरिक अम्ल भी देगा। मतलब इन तीनों में से कोई भी एक पदार्थ ये देता है, तब इसको हम संयुक्त प्रोटीन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन। ठीक, न्यूक्लियोप्रोटीन जैसे कि अगर इसको हम जल अपघटन करेंगे तो प्रोटीन तो इसमें बनेगा ही, एमिनो अम्ल भी बनेगा, लेकिन न्यूक्लिक अम्ल भी इसमें बनेगा। जैसे फॉस्फोप्रोटीन है, फॉस्फोरस इसमें दिखाई दे रहा है आपका, ग्लाइको है कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइको इसमें इस तरीके से आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, इनके नाम ही ये इसमें बता रहे हैं कि ये इसके अलावा एमिनो अम्ल के अलावा भी इन तीनों कंपाउंड में से कोई एक कंपाउंड दे सकता है। अब बात करते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन क्या है। जब साधारण और संयुक्त प्रोटीन का जल अपघटन किया जाता है, मतलब क्या है कि दोनों का ही जब जल अपघटन करेंगे तब विभिन्न पदों पर बनने वाले पदार्थ प्रोटीन कहलाते हैं, और ऐसे प्रोटीन व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाती है। मतलब कि डेरिवेटिव हो जाता है, व्युत्पन्न होता है, तो वे व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, प्रोटियोज, पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड। कैसे बना? प्रोटीन, प्रोटियोज, पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड। तो इस तरीके से इसको हमने 3 भागों में क्लासिफाइड किया। अब दोस्तों आता है इसका अगला क्वेश्चन कि प्रोटीन क्या है, इसके महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए, या हमारे शरीर में प्रोटीन का क्या कार्य है, या प्रोटीन के महत्व को समझाइए, या प्रोटीन पर हमसे टिप्पणी लिखिए, या प्रोटीन क्या है, हमारे शरीर में प्रोटीन का क्या कार्य है, उल्लेख करिए। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं। इनका आंसर है, सबसे पहले आप इसमें प्रोटीन की डेफिनेशन लिखेंगे। क्या परिभाषा आती है? प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त संकीर्ण कार्बनिक यौगिक होते हैं। प्रोटीन अल्फा एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं। प्रोटीन में अल्फा एमिनो अम्ल परस्पर पेप्टाइड बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। जैसा कि अभी से शुरुआत में ही आपको बताया था कि प्रोटीन क्या है, वही डेफिनेशन आपकी रिपीट इसमें हो जाएगी। बात करते हैं इसके उपयोग क्या है और इसके कार्य क्या है। तो प्रोटीन का जो मुख्य कार्य होता है वह कार्य शरीर संरचना में भाग लेना। ये हमारे शरीर का मुख्य भाग बनाती है। तो क्या है कि शरीर की संरचना में ये भाग लेती है, जिससे कि हमारे शरीर के जो मुख्य भाग होते हैं इससे ये। अगला कार्य क्या आता है कि शरीर की वृद्धि व क्षतिग्रस्त कोशिकाओं और ऊतकों के सुधार के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जैसे कि कहा जाता है कि अगर किसी की लंबाई नहीं बढ़ रही है तो उसको प्रोटीन दीजिए, ठीक है। जैसे कि दूध है उसमें प्रोटीन होता है, तो इसी तरीके से ये प्रोटीन क्या हो गया कि जो वृद्धि है, जो ग्रोथ है, उसमें ये हेल्पफुल होती है। और जो हमारे सेल्स या टिश्यूज हमारे बॉडी में कहते हैं कि उनको रिपेयर करने का काम भी प्रोटीन का ही होता है। तो इस आधार पर इसमें आप लिख देंगे कि शरीर की वृद्धि व क्षतिग्रस्त कोशिकाओं और ऊतकों के सुधार के लिए प्रोटीन आवश्यक है। फिर आता है आपका शरीर में उपापचयी क्रियाओं में एंजाइम जैव उत्प्रेरक का कार्य करता है। सभी एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। फिर इसका क्या उपयोग आता है, अगला उपयोग देखिएगा, रक्त व शरीर के अन्य द्रवों का पीएच का नियंत्रण रखना। जो ब्लड है या ब्लड के अतिरिक्त जो बॉडी में जो अन्य द्रव हैं या WBC वगैरह हैं, तो उनके जो पीएच को कंट्रोल करता है वह प्रोटीन का काम ही होता है। अब
आता है एंटीबॉडीज के रूप में शरीर की सुरक्षा करना, कि ये क्या है, बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, मतलब किस रूप में, एंटीबॉडीज के रूप में। कार्बोहाइड्रेट और वसा के अभाव में शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। यदि कार्बोहाइड्रेट और वसा नहीं है बॉडी में, तब क्या है कि जो एनर्जी मिलती है वह किससे मिलेगी, प्रोटीन से मिलती है। सबसे मेन बात क्या आती है कि न्यूक्लियोप्रोटीन आनुवंशिक लक्षणों के विकास और गति आदि पर नियंत्रण रखती है। जो हेरिडिटी लक्षण होते हैं कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, उनके डेवलप के लिए और उनके मूवमेंट को कंट्रोल करने में ये बहुत हेल्पफुल होती है न्यूक्लियोप्रोटीन। फिर आता है एंजाइम और हार्मोन का संश्लेषण, मतलब कि एंजाइम और हार्मोन्स का सिंथेसिस जो होता है, ये संश्लेषण जो होता है वो प्रोटीन से ही होता है। तो ये तो इसके मुख्य कार्य हैं। और अब आपको मैं बता देती हूँ कि प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या हैं, इनको हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। प्रोटीन के मुख्य स्रोत होते हैं दूध, पनीर, दही, मांस, अंडा, मछली, ये सब क्या है, इनके मुख्य स्रोत हैं। तो इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या हैं या किससे प्राप्त करते हैं, तब आप उसमें ये बता देंगे। तो इस तरीके से ये आपको इसके कुछ क्वेश्चंस जो थे, जो कि आपके अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वही क्वेश्चंस आपको ये बताए गए। किस तरीके से लिखना है ये भी आपको पूरा मेथड बताया गया है। तो इसी तरीके से वीडियो को लाइक करते रहिएगा और हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।